नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ 2.0 में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है बंटवारा किसी लड़ाई का अंत नहीं। आज विनीता का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह गुस्से से अपनी देवरानी रजनी से बोलती है, रजनी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फूल से बच्चे को भला बुरा कहने की। तो दूसरी तरफ से रजनी भी पैर पटकते हुए बोलती है, भाभी आप अपनी औकात में रहिए। 5 महीने हो गए हैं तब से आप लोग बैठे बैठे ही खा रहे हैं और मेरा पति ही बेचारा इस घर का खर्च झेल रहा है। अगर मैंने तुम्हारे बेटे को थोड़ा बोल क्या दिया तो आप इतना आग बबूला हो गई हो जैसे मैंने किसी का कत्ल कर दिया हो। रजनी की बात सुनकर विनीता बोलती है, अगर तुम्हारा पति घर चला रहा है तो हमारी कोई मजबूरी है, और हाँ अगर तुम लोग हमारा खर्च भी झेल रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हमारे ऊपर। और फिर विनीता आगे बोलती है, और तुम जो हरामखोरों की तरह घर में पड़ी रहती हो, घर का जरा सा काम भी तुमसे नहीं होता, उसका क्या। तभी रजनी बोलती है, तो क्या आप चाहती हैं कि मेरा पति भी नौकरों की तरह बाहर लगा रहे और मैं यहाँ पर नौकरानियों की तरह काम करती रहूं। तो विनीता बोलती है, तो मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ। तब रजनी आगे बोलती है, आपकी जो मर्जी, आप जो चाहें वह सोचें, समझी आप। विनीता ने जैसे ही रजनी की यह बात सुनी तो उसने तुरंत ही रजनी के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। उसने जैसे ही रजनी के गाल पर तमाचा जड़ा, तभी रजनी का पति राजीव चिल्लाकर बोला, भाभी आपकी इतनी हिम्मत कि आप मेरी पत्नी पर हाथ उठाओ। राजीव को चिल्लाता देखकर उसका बड़ा भाई संजीव भी किचन में आ जाता है। अब तो दोनों भाइयों में भी बहुत जोर की कहासुनी होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि मानो आज तो घर में महाभारत का युद्ध ही छिड़ गया हो। इधर रजनी के पति राजीव का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपने बड़े भाई यानी विनीता के पति संजीव का कॉलर पकड़ लेता है। उसी समय संजीव और राजीव के पिताजी श्याम प्रकाश जी का घर में प्रवेश होता है। लड़ाई की आवाज़ तो श्याम प्रकाश जी को घर से कुछ दूर से ही सुनाई देने लगी थी, लेकिन घर में घुसते ही उन्होंने जब अपने दोनों बेटों को यूं लड़ते देखा और एक दूसरे का कॉलर पकड़े देखा तो वह आश्चर्य से दंग रह गए। और जैसे ही दोनों बेटों ने भी अपने पिता को आते देखा तो वह एक दूसरे पर उंगली उठाते हुए एक दूसरे की गलतियां बताने लगे। श्याम प्रकाश जी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने आश्चर्य भरी निगाहों से अपनी बहू की तरफ देखा तो वे दोनों आपस में ऐसे लड़ रही थी कि जैसे एक दूसरे का खून ही पी जाएंगी। तभी विनीता ने एक झन्नाटेदार झापड़ फिर से अपने ससुर के सामने रजनी को जड़ दिया। अभी श्याम प्रकाश जी कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि राजीव संजीव का कॉलर पकड़कर बोलता है, अब मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगा इनके साथ। आज पिताजी हमारा बंटवारा कर दें, हमें इस घर में एक साथ नहीं रहना है। बंटवारा का नाम जैसे ही श्याम प्रकाश जी सुनते हैं तो वह अंदर तक सहम जाते हैं। वे सोचते हैं कि मेरे हंसते खेलते परिवार को क्या हो गया है। अभी कुछ महीने पहले तो परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे पर जान छिड़कता था, लेकिन आज यह सब क्या हो रहा है। तभी विनीता भी चिल्लाकर बोलती है, हाँ हमें भी आपके साथ रहने का कोई शौक नहीं है। आज विनीता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो श्याम प्रकाश जी भी दंग रह जाते हैं कि इतनी शांत और हंसमुख और बहुत ही समझदार विनीता का यह रूप देखकर श्याम प्रकाश जी के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहता है, और वह इतनी जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, बंटवारा किस चीज का बंटवारा, सभी निकल जाओ इस घर से। मैंने तुम लोगों को इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, तुम लोगों की छोटी बड़ी सभी इच्छाओं का ध्यान रखा, और तुम दोनों को शर्म नहीं आई हमें बुढ़ापे में यह दिन दिखाते हुए। अरे नालायकों, तुम्हें तो अपनी पत्नियों को लड़ने से रोकना चाहिए,
उन्हें समझाना चाहिए। उल्टा तुम लोग ही एक दूसरे पर तलवार तान कर खड़े हो गए। क्या यही संस्कार दिए थे हम लोगों ने तुम लोगों को? और बनीता, तुमसे तो हमें बिल्कुल भी यह उम्मीद नहीं थी। और पास रखी हुई कांच की गिलास को तेजी से जमीन पर पटकते श्याम प्रकाश जी बोलते हैं, बंटवारा तो इस घर का मैं कभी नहीं करूँगा। तुम लोगों को जाना है तो निकल जाओ इस घर से। मेरे घर में तुम जैसे नालायकों की कोई जगह नहीं है। श्याम प्रकाश जी द्वारा फेंका गया कांच का गिलास तो चकनाचूर हो जाता है, लेकिन तभी श्याम प्रकाश जी की पत्नी दुर्गा जी का भी घर में प्रवेश होता है। दुर्गा जी सुबह सुबह मंदिर के लिए गई हुई थीं। वह जैसे ही अपने पति को इतने क्रोध में देखती हैं तो उनको शांत कराने का प्रयास करने लगती हैं। लेकिन आज श्याम प्रकाश जी का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। वह चिल्लाकर बोलते हैं, देखो अपने लाडलों की करतूत, इन लोगों को इस घर का बंटवारा चाहिए। आज अगर गुस्से की बात करें तो श्याम प्रकाश जी का गुस्सा डाल डाल था, तो उनके दोनों बेटों का गुस्सा पात पात था। आखिरकार झगड़े का अंत यही हुआ कि दोनों बेटे झगड़ा करके अपने अपने कमरे में चले गए और श्याम प्रकाश जी गुस्से में आंगन में पड़ी लकड़ी के तख्त पर बैठ गए। दुर्गा भवन अपने मोहल्ले का सबसे नामचीन घर था और श्याम प्रकाश जी ने बड़े ही प्यार से इस घर का नाम अपनी पत्नी दुर्गा जी के नाम पर रखा था। दुर्गा भवन में दुर्गा जी का एक बड़ा बेटा संजीव और उसकी पत्नी विनीता और एक 10 वर्षीय बेटा अंकित रहता है। साथ ही दुर्गा जी का छोटा बेटा राजीव अपनी पत्नी रजनी और 3 वर्ष की बेटी पिंकी के साथ रहता है। संजीव अपनी पत्नी विनीता से चिल्लाकर बोलता है, जिस घर में भाई भाई में फर्क होता है और आज तो हद ही हो गई, बहू में भी फर्क होने लगा। अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रह सकते। विनीता जल्दी से अपना सामान बांधो, हम इसी वक्त इस घर को छोड़कर कहीं और रहेंगे जाकर। लेकिन तभी संजीव की पत्नी विनीता बोलती है, नहीं संजीव, ऐसा ना करो, गलती तो मेरी भी है, आज मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। नहीं विनीता, आज मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। अरे संजीव, पिताजी ने गुस्से में कह दिया, उनके कहने का मतलब यह नहीं था, वह गुस्से में ऐसा बोल गए। पिताजी की नज़र में तो आप दोनों भाई समान हो। नहीं विनीता, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, तुम चाहें जो कहो। और संजीव अलमारी से बैग निकालता है और कपड़े भरने लगता है। नहीं संजीव, आज जो घर में झगड़ा हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ, कोई और नहीं। मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मुझे इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। इतना कहकर विनीता रो पड़ती है। तो संजीव बोलता है, नहीं विनीता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो तुमने किया। पर संजीव, तुम्हें मेरी कसम, हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो संजीव गुस्से से अपना बैग बेड पर पटक कर घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर निकलते हुए उसकी नज़र आंगन में बैठे अपने माता पिता पर पड़ती है, लेकिन वह तनतनाता हुआ मेन गेट से बाहर निकल जाता है। इधर आंगन में बैठे श्याम प्रकाश जी और दुर्गा जी कभी अपने घर को कभी बाहर जाते हुए अपने बेटे संजीव को उदास मन से देखे जा रहे थे। रात का खाने का टाइम भी हो रहा था। विनीता ने जैसे तैसे खाना बनाया, लेकिन किसी का भी खाने का मन नहीं था। सबने बेमन से खाना खाया, लेकिन कोई भी एक दूसरे से नहीं बोल रहा था। रात का भोजन करने के बाद सभी लोग अपने कमरे में चले गए। श्याम प्रकाश जी भी अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगे, तो विनीता ने उन्हें रोक कर कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ कहना है। तो श्याम प्रकाश जी बड़े ही गुस्से में बोले, हाँ बोलो, अब क्या बोलने को रह गया है। पिताजी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन श्याम प्रकाश जी कुछ ना बोलते हुए अपने कमरे में सोने चले गए। विनीता ने अपनी सासू माँ दुर्गा जी से भी माफ़ी मांगने की कोशिश की,
लेकिन आज दुर्गा जी का भी गुस्सा सातवें आसमान पर था और वह भी अपनी बहू से कुछ ना बोलते हुए सीधे अपने कमरे में चली गईं। आज ना चाहते हुए अपने घर की दुर्दशा देखकर विनीता बहुत परेशान हो रही थी। उसने कभी भी अपने ससुराल में मनमुटाव नहीं होने दिया और आज तो उसके क्रोध के चलते बात यहाँ तक पहुँच गई थी। वह रजनी के कमरे में भी खाना रख आती है, लेकिन रजनी तो अपना मुंह फुलाए कमरे में बैठी रही और एक नज़र उसने विनीता की ओर देखा भी नहीं। विनीता उदास मन से अपने कमरे में आती है तो अचानक से 10:30 बजे उसका फ़ोन बजता है। वह फ़ोन उसके भाई का था। विनीता फ़ोन उठाती है तो उसका भाई बोलता है, विनीता, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वह तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम पिताजी को देखने आ सकती हो? विनीता बोलती है, ठीक है भाई, मुझे कल लेने आ जाना। और अपने पति संजीव से बात की तो उसने भी हाँ कर दी। विनीता ने जल्दी से अपनी पैकिंग की, लेकिन उसका मन अभी भी नहीं लग रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बात अपने सास ससुर से कैसे कहे, क्योंकि वे लोग तो उससे बहुत गुस्से में थे। उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया और उसने अपनी सारी बात एक खत में लिखी और वह अपने सास ससुर को रात में दूध देने गई तो धीरे से वह खत पिताजी की डायरी में रख दिया, क्योंकि श्याम प्रकाश जी की आदत रोज डायरी लिखने की थी। विनीता ने सोचा कि पिताजी जैसे ही डायरी में लिखने के लिए डायरी को उठाएंगे तो उनकी नज़र इस पत्र पर जरूर पड़ेगी और वह इस खत को पढ़कर मेरी भावनाओं को जरूर समझेंगे। और वह खत रखकर अपने कमरे में आकर वापस सो गई। सुबह सुबह उठकर विनीता ने अपने घर का सारा काम निपटाया और जैसे ही सुबह के 8 बजे तो विनीता का भाई उसे लेने आ गया। विनीता के भाई को यूं अचानक देखकर श्याम प्रकाश जी और दुर्गा जी दंग रह गए। तभी विनीता के भाई ने उन दोनों लोगों के पैर छुए और उनको बताया कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और वह विनीता को याद कर रहे हैं, तभी मैं उसे यहाँ लेने आया हूँ। अभी विनीता का भाई श्याम प्रकाश जी और दुर्गा जी से बात कर ही रहा था, तभी संजीव और विनीता भी आ जाते हैं और साथ में बैठकर वे सभी लोग चाय नाश्ता करते हैं और फिर विनीता अपने भाई के साथ अपने मैके चली जाती है। विनीता के जाने से घर की सारी जिम्मेदारी दुर्गा जी पर आ जाती है, क्योंकि जब तक विनीता घर में रहती है तब तक वह उन्हें कोई भी काम नहीं करने देती थी, लेकिन उसके जाने के बाद फिर से गृहस्थी का दायित्व उन पर आ गया। अब दुर्गा जी भी वृद्ध हो चुकी थी। अब उनके हाथ भी इतनी फुर्ती से नहीं चलते थे जैसे वे चलाया करती थीं। इधर कहने को तो दुर्गा जी की दूसरी बहू रजनी भी थी, लेकिन वह घर के कामों से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी। उसका मन हुआ तो अपने बच्चे के लिए कुछ किचन में बनाने आ जाया करती थी, अन्यथा अपने कमरे में बैठी बैठी टीवी ही देखती रहती। रजनी किसी से ज़्यादा बोलती भी नहीं थी, वह बस अपने काम से काम रखती थी। विनीता के जाने के बाद दुर्गा जी जैसे तैसे घर का काम कर रही थीं, लेकिन रजनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम घर में कोई भी करे, उसे तो बस बैठकर आराम ही फरमाना था। इधर रात को जब श्याम प्रकाश जी ने लिखने के लिए डायरी उठाई तो उन्होंने जैसे ही अपनी डायरी खोली तो वैसे ही उनकी नज़र पत्र पर पड़ी। पत्र की हैंडराइटिंग को देखकर ही वह समझ गए कि यह पत्र विनीता ने लिखा है, लेकिन श्याम प्रकाश जी अपनी बहू से इतना गुस्सा थे कि उन्होंने डायरी को बंद करके रख दिया और पत्र भी उसी डायरी में रख दिया। पत्र को पढ़े बिना ही वह अपने बेड पर लेट गए। श्याम प्रकाश जी ने 2-3 दिन तक ना तो डायरी लिखी और ना ही पत्र पढ़ा, लेकिन एक रात उनको रात में बेचैनी होने लगी और नींद भी नहीं आ रही थी, तो वह अपने डायरी लिखने के लिए उठते हैं, लेकिन फिर से उनकी नज़र उस पत्र पर पड़ती है। फिर वह डायरी बंद कर देते हैं।
फिर भी उन्हें 15-20 मिनट लेटे इधर उधर करवट बदलते हो जाते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती है। तो वह फिर से अचानक उठते हैं और फिर से डायरी खोलते हैं और डायरी में रखे पत्र को पढ़ने लगते हैं, क्योंकि अब उनसे सब्र नहीं हो रहा था। वह देखना चाहते थे कि इस पत्र में लिखा क्या है। पूज्य पिताजी और माँ जी, चरण स्पर्श, मैं जानती हूँ कि मेरे द्वारा बोली गई कड़वी बातों से आपका मन बहुत दुखी हुआ होगा और मैं आपसे माफ़ी मांगने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही हूँ। मैंने अपने माता पिता समान अपने सास ससुर का दिल बहुत ज़्यादा ही दुखा दिया था। प्लीज़ पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि यह खत पढ़कर आपके और माँ जी की आंखों में भी आंसू आ गए होंगे, लेकिन मेरा बिल्कुल भी यह उद्देश्य नहीं था कि मैं आप लोगों की आंखों में आंसू लाऊं। लेकिन पिताजी और माँ जी, मैं चाहती हूँ कि आपको अपने विचारों से अवगत कराऊं। पिताजी, हमारा परिवार कुछ महीनों पहले कितना खुशहाल परिवार था। हंसता खेलता हमारे परिवार सभी आस पड़ोस के लोगों के लिए एक मिसाल दिया करता था, लेकिन पता नहीं हमारे परिवार को किसकी बुरी नज़र लग गई। पिताजी, आज हमारे घर में जो कुछ भी हुआ उस सब का जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। पिताजी, मेरी ही गलती थी कि मुझे सुमन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन पिताजी, माँ जी, आपने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैंने अचानक यह कदम क्यों उठाया। पिताजी, माँ जी, आप ही बताइए कि आज से पहले कभी भी मैंने ऐसी कोई हरकत की हो या किसी के साथ बदतमीजी भी की हो, या मैं जिस दिन से इस घर में शादी करके आई हूँ मैंने किसी से झगड़ा या किसी से ऊंची जुबान में बात भी की हो। फिर पिताजी, आज ऐसा क्या हो गया था जो मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। तब श्याम प्रकाश जी सोचने लगे कि विनीता बहू तो सही बोल रही है। बहू विनीता तो हमारे घर में साक्षात अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती बनकर आई थी। विनीता के आने के बाद तो हमारा परिवार कितना खुशहाल हो गया था। पुरानी बातों को याद करके श्याम प्रकाश जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और श्याम प्रकाश जी की आंखों से आंसू लुढ़क कर पत्र पर गिरने लगते हैं। तभी उनके कंधे पर पीछे से उनकी पत्नी दुर्गा जी हाथ रख देती हैं, तो श्याम प्रकाश जी सकपका जाते हैं। तभी दुर्गा जी उनको देखकर बोलती हैं, अरे आपकी आंखों में आंसू कैसे। तभी श्याम प्रकाश जी की आंखों में एकदम आंसुओं की धारा बह निकलती है और वह बहुत ज़्यादा भावुक हो उठते हैं। तो दुर्गा जी उन्हें चुप कराने लगती हैं। तो श्याम प्रकाश जी बोलते हैं, क्या दुर्गा वास्तव में मेरी गलती ही है। तो दुर्गा जी श्याम प्रकाश जी से बोलती है, अरे ऐसा कुछ नहीं, जो कुछ भी हुआ उसमें गलती किसी की भी नहीं है, बस गलत थे तो हालात। अरे इस संसार में ऐसे कौन से माता पिता होंगे जो अपने बच्चों का बुरा चाहेंगे। नहीं दुर्गा, आज मैं वास्तव में गलत हूँ। तभी दुर्गा जी की नज़र श्याम प्रकाश जी के हाथ में पकड़े खत पर पड़ती है। तो दुर्गा जी पूछती है, यह किसका खत है, और पत्र को श्याम प्रकाश जी के हाथ से लेने लगती है और पत्र को पढ़कर वे भी रोने लगती हैं। तो श्याम प्रकाश जी उनके हाथ से पत्र लेकर दुर्गा जी को समझाते हैं, शब्द रखो दुर्गा, सब ठीक हो जाएगा, और फिर से पत्र को आगे पढ़ने लगते हैं। पिताजी, माँ जी, रजनी ने आज बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने जो व्यवहार आज किया उसके लिए मैं उसको कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। उस समय रजनी के हाथ में जूस का गिलास था। तभी अंकित से धोखे से रजनी को थोड़ा धक्का लग गया, जिससे रजनी के हाथ से जूस का गिलास नीचे गिर जाता है और कांच का गिलास भी चकनाचूर हो जाता है। तभी रजनी ने अंकित को 2-4 थप्पड़ लगा दिए। अंकित रोता रहा, लेकिन रजनी का तो इतने में भी पेट नहीं भरा। उसने गुस्से में आकर अंकित पर तंज कसा और उसे बोलने लगी, तुम लंगड़े के साथ साथ अंधे भी हो। तभी पीछे से राजीव भैया भी बोले, यह गिलास जो तुमने तोड़ा है उसकी भरपाई कौन करेगा, तुम्हारा बाप। अरे
रजनी तो पराए घर से आई थी, लेकिन राजीव भैया तो अपने ही घर के हैं। उनके मुंह से यह बात सुनकर मैं अंदर तक टूट गई और मैंने राजीव भैया को इस बात के लिए चिल्लाया भी था। लेकिन तभी रजनी बोलती है, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को चिल्लाने की? सबसे पहले आप अपने निकम्मे नाकारा पति को सही करिए, फिर दूसरे के पति से कुछ बोलिए। हमारे टुकड़ों पर पलने वाले नकारा लोग कहीं के। तभी मैंने रजनी के गाल पर एक तमाचा लगा दिया। उसी वक्त आपका भी आना हुआ और आप भी भड़क गए। मैंने बाद में आपसे और माँ जी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। इसीलिए माँ जी, पिताजी, मुझे यह मजबूरन पत्र लिखना पड़ा। पत्र पढ़ने के बाद श्याम प्रकाश जी और दुर्गा जी को लगा कि रजनी और राजीव के बुरे व्यवहार के कारण ही विनीता अंदर तक आहत हो गई और अपना धैर्य खो बैठी और यह झगड़ा इतना बढ़ गया। नहीं तो हमारी विनीता बहुत ही समझदार और सहनशील बहू है। वह कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे घर टूटे। फिर दुर्गा जी बोलती है, विनीता बहू तो रोने वालों को हंसाने वालों में से है। अरे देवर भाभी में कितनी बनती थी। जब राजीव की शादी पक्की हुई थी तो विनीता कितनी खुश थी, कितनी चहक रही थी कि अपने देवर की शादी में यह करेगी वह करेगी, अपनी देवरानी को छोटी बहन बनाकर रखेगी। अरे विनीता और राजीव देवर भाभी कम, एक दूसरे के दोस्त ज्यादा थे, लेकिन आज देखो वे एक दूसरे से बोलते तक नहीं। तभी दुर्गा जी आगे बोलती है, रजनी कुछ संकुचित स्वभाव की है। उसे अपने पति का किसी से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं आता है। जरूर उसने ही राजीव को भड़काया होगा। लेकिन तभी श्याम प्रकाश जी बोलते हैं, अरे नहीं दुर्गा, हमारी छोटी बहू रजनी भी इतनी खराब नहीं है, बस थोड़ी सी चंचल है और थोड़ी सी नासमझ भी है। किसी के भड़काने पर भड़क जाती है और किसी को भी कुछ बोल देती है। अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती। गुस्सा हो जाए तो सबसे लड़ने लगती है और अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए तो सबसे माफ़ी मांगने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती है। दिन भर सभी को हंसाती रहती है, लेकिन पता नहीं धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल सा गया। वह अब बस अपने से मतलब रखने वाली बन गई है। शुरू में तो दोनों देवरानी जिठानी सगी बहनों की तरह रहती थीं, लेकिन जब से संजीव और अंकित का भयंकर एक्सीडेंट हुआ तब से घर की सारी जिम्मेदारी राजीव के कंधे पर आ पड़ी। तब से अचानक दोनों में बातचीत ही बंद हो गई। तब दुर्गा जी बोलती है, मैंने एक बार विनीता से बोला भी कि बेटा कोई बात है, तो वह बोली भी थी कुछ नहीं माँ जी, सब ठीक है, आप चिंता मत करिए, और उसने हंसकर मेरी बात को टाल दिया। फिर कुछ दिनों बाद मैंने रजनी से पूछा तो वह मुझसे गुस्से में बोलती है, मुझसे क्या पूछती हो, अपनी लाडली बहू रानी से पूछो जाकर। मुझे तो लगता है रजनी जरूर विनीता को ताना मारती होगी। फिर श्याम प्रकाश जी बोलते हैं, अब चुप भी करो, मुझे खत आगे पढ़ने दो। श्याम प्रकाश जी खत आगे पढ़ते हैं, पिताजी, माँ जी, आप लोग तो जानते ही हैं कि छोटे बच्चे कितने कोमल हृदय के होते हैं, और हमारे अंकित का तो उस हादसे के बाद आत्मविश्वास ही टूट गया है। बड़ी मुश्किल के बाद मैं अंकित को उस हादसे से बाहर लेकर आई हूँ। कभी भी मैंने उसे यह एहसास नहीं होने दिया कि वह सामान्य बच्चों की तरह चल या दौड़ नहीं सकता। लेकिन रजनी ने तो उस दिन हद ही कर दी। उसने उस दिन अंकित को पैरों के साथ साथ दिल से भी अपाहिज कर देने वाले शब्द बोले। रजनी मुझे ताना मारती थी तो मैं सह लेती थी, लेकिन आज बात मेरे बेटे और मेरी पति की है। आप दोनों लोग तो समझते ही हैं कि संजीव अभी भी जरा सी बात पर अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। अरे हम लोगों को तो उन दोनों का हौसला बढ़ाना चाहिए, लेकिन रजनी और राजीव भैया ने तो उन दोनों का जगाया हुआ आत्मविश्वास ही खत्म कर दिया। लेकिन पिताजी, उस दिन आपका जो व्यवहार था वह भी आश्चर्यचकित कर देने वाला था।
पिताजी, आप तो हमेशा अच्छा ही फैसला करते थे। आप सदा ही सोच समझकर निर्णय लेते थे। तो उस दिन आपने बिना सच्चाई जाने सारा दोषारोपण मुझ पर ही क्यों जड़ दिया? पिताजी, आपको तो पूरी बात मालूम ही नहीं थी और मैं आपको पूरा किस्सा बताना भी चाह रही थी, लेकिन आप मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तब पत्र पढ़ने के बीच में ही दुर्गा जी श्याम प्रकाश जी से बोलती है, जब आपको पूरी बात नहीं पता थी तो आपने बीच में दखल क्यों दिया? तो श्याम प्रकाश जी बोलते हैं कि दुर्गा, मुझे गुस्सा इस बात पर आया कि विनीता ने रजनी पर हाथ उठाया और राजीव अपने बड़े भाई का कॉलर पकड़े खड़ा था और वे चारों एक दूसरे से जानवरों की तरह लड़ रहे थे। वही मेरे दोनों बच्चे अंकित और पिंकी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सहमे हुए खड़े थे। उन दोनों मासूमों के दिल पर क्या बीती होगी। और मुझे अपने घर में ऐसे हिंसात्मक माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी दुर्गा जी बोली, मैंने भी जब आपको क्रोध में देखा तो मैं आपको शांत कराने लगी। तभी श्याम प्रकाश जी आगे बोलते हैं, अरे संजीव की एक बात मुझे बहुत खराब लगी। जब मैंने विनीता को चिल्लाया तो वह बोला कि आप मुझ में और राजीव में भेदभाव भरा व्यवहार करते हैं। अब तो आप दोनों बहुओं में भी भेदभाव करने लगे हैं। अरे दुर्गा, कोई पिता भी अपने बच्चों में कोई भेदभाव करेगा? अरे हमारे लिए तो हमारे दोनों बच्चे मेरे दोनों हाथ के समान हैं। फिर बताओ दुर्गा, मैं गलत कहाँ हूँ? अरे मैं एक बुजुर्ग पिता हूँ, तुम बताओ, मेरे लिए तो सब बराबर हैं। लेकिन जब मेरे दोनों बच्चे घर में लड़ाई करते हैं तो मेरा दिल रोता है। फिर श्याम प्रकाश जी खत आगे पढ़ते हैं। विनीता आगे लिखती है, मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ और मुझे भी इस घर में मान सम्मान मिलना चाहिए। पिताजी और माँ जी, मैं सब कुछ सह सकती हूँ। अगर बात मेरे पति और मेरे बच्चे पर आई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप लोग ही बताइए कि क्या मैंने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई? मैंने तो रजनी के हर ताने को बर्दाश्त कर लिया, उसकी हर अनुचित बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। पिताजी, माँ जी, बस मैं इतना चाहती हूँ, मैं स्वार्थी नहीं हूँ और मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि इस घर में कोई मेरे पति की कमाई का मजाक ना बनाए। वह अब जितना भी कमाएंगे हम लोग उसी में अपनी गृहस्थी अच्छे से चला लेंगे, लेकिन अब मैं अपनी देवरानी रजनी से अलग होना चाहती हूँ। लेकिन पिताजी, माँ जी, मैं सिर्फ रजनी से अलग होना चाहती हूँ, आपसे या माँ जी से नहीं। लेकिन पिताजी, रजनी को अलग कर दीजिए, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं और हमारे लिए यह बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि आप लोग हमारे साथ रहेंगे। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपकी विनीता। श्याम प्रकाश जी खत पढ़कर डायरी में फिर से रख देते हैं और फिर अपनी पत्नी दुर्गा जी से बोलते हैं, दुर्गा, मैं विनीता का दर्द समझता हूँ। तब दुर्गा जी बोलती है, जरूर रजनी को उसकी माँ ने ही सिखाया पढ़ाया होगा। रजनी घंटों अपनी माँ से फ़ोन पर बातें करती रहती है और अपने घर की एक एक बात अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ ने ही जरूर उसे भड़काया होगा कि घर में झगड़ा करो तो घर वाले खुद ही तुम्हें अलग कर देंगे और तेरे पति की कमाई बच जाएगी। तब श्याम प्रकाश जी बोलते हैं, अरे मुझे भी तो इतनी तनख्वाह नहीं मिलती और मेरे रिटायरमेंट में 2 साल ही बाकी रह गए हैं। मैंने जो थोड़ी बहुत बचत की थी वह सारा पैसा तो संजीव और अंकित के इलाज में लग गया और जितनी भी सैलरी मुझे मिलती है वह भी मैं घर में ही खर्च कर देता हूँ। मैं ठहरा प्राइवेट नौकरी करने वाला, मुझे भी इतना कहाँ मिलता है कि मैं घर की सारी जिम्मेदारी उठा सकूं। लेकिन अब तो हमारा बेटा संजीव भी ठीक हो गया है और वह भी अपने व्यवसाय पर ध्यान देने लगा है। श्याम प्रकाश जी की बात सुनकर दुर्गा जी आगे बोलती है, एक बार तो रजनी अपने माँ से बोल रही थी, अभी पिंकी छोटी है इसलिए सबकी बातें सुनती हो, एक बार पिंकी बड़ी हो जाए तो मैं इस घर से अलग हो जाऊंगी।
मैंने जब यह बात सुनी तो रजनी से बात की, तो वह मुझसे छूटते बोली, आप मुझ पर नज़र रखती हैं। मैंने इस बात पर उसे डांट लगाई तो वह बोली, जरूर, विनीता भाभी ने आपके कान भरे होंगे, वह भी तो अपने मैके में बात करती हैं, तो आप सिर्फ मेरी बात पर ही क्यों ध्यान देती हैं, विनीता भाभी पर ध्यान क्यों नहीं देती। तो मैंने उस दिन से रजनी को टोकना ही बंद कर दिया। लेकिन लगता है मैंने गलती की, मुझे उस टाइम उन दोनों की बात करा देनी चाहिए थी। जो भी उन लोगों के बीच समस्या थी वह सुलझ जाती तो आज इतनी बड़ी समस्या ना पैदा होती। श्याम प्रकाश जी और दुर्गा जी अभी बात कर ही रहे थे कि तभी रजनी अंदर आती है और बोलती है, अच्छा माँ जी, आप मेरे खिलाफ पिताजी को भड़का रही हैं। पिताजी देखिए, माँ जी हमेशा विनीता भाभी का ही पक्ष लेती हैं। तभी दुर्गा जी बोलती है, रजनी, तुम क्या हमारी बातें छुप छुप कर सुन रही थी क्या? यह तो हम पर नज़र रखना हुआ। तब रजनी बोलती है, अच्छा माँ जी, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। मैं तो आप लोगों को दूध देने आई थी, लेकिन आपकी सोच सुनकर मैं तो दंग ही रह गई। पहले तो आप मेरे पीछे ही पड़ी रहती थी, लेकिन आज तो आपने मेरी माँ को भी नहीं छोड़ा। अब तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। और चिल्लाते हुए उनके कमरे से बाहर निकल जाती है। तो अपनी पत्नी को गुस्से में देखकर राजीव भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह किसी की बात को नहीं सुनती है। रजनी का जैसे ही अपने ससुराल से जाना होता है, विनीता का वैसे ही अपने ससुराल में वापस आना होता है। वह सीधे पिताजी और माँ जी के कमरे में जाती है और उनसे अपने किए की माफ़ी मांगती है। श्याम प्रकाश जी और दुर्गा जी उसे माफ़ कर देते हैं। तभी अंकित विनीता के पास आता है और बोलता है, मामा, मुझे नींद आ रही है, जल्दी चलो ना, मुझे सुला दो, प्लीज़ माँ, मुझे सुला दो। तभी विनीता अंकित को सुलाने के लिए अपने कमरे में ले जाती है। उधर श्याम प्रकाश जी बोलते हैं, दुर्गा, अब आप ही बताइए कि इस लड़ाई का अंत कैसे हो। तो दुर्गा जी बोलती है, क्यों ना हम एक रसोई और बनवा दें। तो श्याम प्रकाश जी बोलते हैं, यह तो एक प्रकार का बंटवारा ही हुआ ना। तो दुर्गा जी बोलती है, घर को 2 भागों में बांटने से अच्छा है कि दोनों बहुओं की रसोई अलग कर दी जाए। अगर हम घर को 2 भागों में बांटेंगे तो हम कहाँ रहेंगे। इससे अच्छा है कि बच्चे हमारे सामने ही रहेंगे, तो हमें 2 रसोइयाँ ही बना देनी चाहिए। दुर्गा जी की बात सुनकर श्याम प्रकाश जी भी हाँ कर देते हैं और बोलते हैं कि देखता हूँ, कल ही एक रसोई बनवाने का काम शुरू करता हूँ। इधर अंकित को सुलाने के बाद विनीता उदास मन से कमरे में बैठी कुछ सोचे जा रहे थे। तभी संजीव उससे बोलता है, क्या सोच रही हो विनीता? तो विनीता बोलती है, जब मैं अपने मैके गई तो 2-4 दिन सब ठीक रहा, लेकिन कल जब मैं अपने माता पिता के साथ खाना खाने बैठी तो पिताजी ने धीरे से बस भाभी से यही बोला, बेटा सब्जी में थोड़ा नमक कम डाला करो, मेरा बीपी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो भाभी चिल्लाकर बोलती हैं, आप लोगों का यही लगा रहता है, कभी चाय में चीनी ज़्यादा, कभी सब्जी में नमक या तेल ज़्यादा। मैं तो पक चुकी हूँ आपके नखरों से। आप लोगों की जुबान देवरानी जी के सामने तो खुलती ही नहीं। तो मैंने भाभी से कहा, अरे उनका बेटा अभी 1 साल का है, तो उनको काम करने में थोड़ी दिक्कत तो होगी ही, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है। तो मेरी भाभी मुझसे अकड़ते हुए बोली, आप तो चुप ही बैठिए, आप अपने घर को संभाल नहीं पा रही है और यहाँ आई मुझे लेक्चर देने। और पैर पटकते हुए रसोई घर में चली गई। मैं रोते हुए दूसरे कमरे में चली गई तो मेरी माँ पीछे पीछे आई और बोली, बेटा चुप हो जा। तब मैं माँ से बोली, माँ देखो ना भाभी ने मुझसे कैसे बात की। तब मेरी माँ बोली, बेटा इसमें तेरी ही गलती है, तुम क्यों छोटी छोटी बातें अपनी देवरानी की मुझे और अपनी भाभी को बताती थी। चलो मुझे ही बताती, तुमने तो अपनी भाभी को भी सारी बातें बताई हैं।
फिर वह मुझसे आगे बोलती है, एक बात बताओ बेटा, जब तुम्हारा बेटा अंकित हुआ था तब तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था? अरे माँ, मेरी सासू माँ ने तो उस समय मुझे माँ की कमी महसूस ही नहीं होने दी। उन्होंने तो एक कप मुझे सिंक में तक नहीं रखने दिया। यह सुनकर मेरी माँ आगे बोलती है, बेटा, देवरानी आने से पहले तक तुम अपने ससुराल का एक एक काम बड़े मन से करती थी और अपनी सासू माँ को हाथ तक नहीं लगाने देती थी। फिर देवरानी आने के बाद तुम काम करने में क्यों चिढ़ने लगी, जबकि उसकी बेटी अभी 3 साल की ही है? तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारा इतना ख्याल रखा तो क्या तुम अपनी देवरानी का ख्याल नहीं रख सकती थी? और उसकी हर एक छोटी छोटी गलतियों को तुम अपने मायके में बताती थी, तो तुम किस हक से अपनी बड़ी भाभी को यह बात बोल सकती हो? बेटा, तुमने तो बहुत आसानी से कह दिया कि हम साथ साथ नहीं रह सकते, लेकिन कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे माता पिता समान सास ससुर पर क्या बीती होगी? इस बात का एहसास तुम्हें अभी नहीं है। जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे और वह लड़ाई करेंगे और फिर बंटवारे की मांग करेंगे, उस वक्त तुम्हारे मन पर क्या बीतेगी? उस समय तुम्हें याद आएगी अपने सास ससुर की पीड़ा। यह सब बात बताते हुए विनीता आगे बोलती है, संजीव, तब से मेरा मन बिल्कुल भी वहाँ नहीं लगा। कल रात मुझे नींद भी नहीं आई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसीलिए मैं दौड़ी दौड़ी पिताजी और माँ जी के पास चली आई और उनसे माफ़ी भी मांगी। सुबह उठकर विनीता ने श्याम प्रकाश जी और दुर्गा जी को भी यह सारी बातें बताई जो उसके मैके में हुई। उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी तो उसके सास ससुर भी उससे माफ़ी मांगने लगे और बोले कि बेटा, हमने भी तुम्हारी बात नहीं सुनी। तब विनीता बोली, नहीं, आप लोग हमसे बड़े हैं, आप लोग मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। माफ़ी तो मुझे मांगनी है, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, माँ जी। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो या आपके दिल को ठेस पहुँचे। मुझे माफ़ कर दीजिए। श्याम प्रकाश जी और दुर्गा जी ने अपने बहू को गले से लगा लिया। इधर रजनी को गए हुए मायके में 10 दिन हो गए। एक दिन अचानक रजनी की छोटी बच्ची पिंकी सीढ़ियों से फिसल गई, जिससे उसकी पैर की हड्डी टूट गई। तो डॉक्टर ने उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया और 1 महीने तक आराम करने को बोल दिया। रजनी अपनी छोटी सी बच्ची की देखभाल में लगी रहती कि एक दिन कमरे में उसकी भाभी चाय की ट्रे लेकर आई थी कि तभी पिंकी बॉल से खेल रही थी। तो पिंकी ने गेंद फेंकी तो गलती से वह गेंद उसकी मामी की ट्रे में लगी जाकर। गेंद के अचानक लगने से उसकी मामी के हाथों से ट्रे छूट गई, जिससे चाय फैल गई और सारे कप टूट गए। तो पिंकी से उसकी मामी चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी टांग ही टूटी है कि तुम आंखों से भी अंधी हो गई हो? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा कि मैं चाय लेकर आ रही थी? तभी भाभी की बात सुनकर रजनी बोलती है, अरे भाभी, पिंकी अभी 3 साल की छोटी बच्ची है, आप उससे किस तरह से बात कर रही हो? तो उसकी भाभी बोलती है, बच्चों को अभी अक्ल नहीं सिखाओगी तो क्या जब वह 50 साल के हो जाएंगे तब सिखाओगी? वैसे भी कप का सेट मेरी माँ ने बड़ी प्यार से दिया था, इतना महंगा था। एक तो सारा दिन आप लोगों के नखरे उठाओ और खर्च झेलो और ऊपर से मेरा इतना कीमती सेट टूट गया। आज अपनी भाभी की ऐसी बातें सुनकर रजनी को अपनी जेठानी विनीता के बेटे अंकित से कई बातें याद आ गई। आज उसे एहसास हुआ कि एक माँ को कितना बुरा लगा होगा जब उसने अंकित से इतना बुरा व्यवहार किया था। उसने तुरंत ही अपना सामान पैक किया और एक कैब बुक की और सीधा अपने बच्चे को लेकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में सभी लोग उस समय दोपहर का भोजन कर रहे थे। सभी लोग रजनी को एकदम अचानक देखकर दंग रह जाते हैं। तभी रजनी दौड़कर सभी लोगों से माफ़ी मांगती है और विनीता के पास जाकर बोलती है, विनीता भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने उस दिन आपसे और अंकित से बहुत खराब व्यवहार किया था, मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी।
विनीता भी रोते हुए बोलती है, रजनी मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी गुस्से में आकर तुम पर हाथ उठा दिया। मुझे भी समझना चाहिए था कि तुम्हारा भी छोटा बच्चा है, तुम अभी इतना काम नहीं कर सकती हो। और दोनों देवरानी जिठानी रोते हुए आपस में गले लग जाती हैं। फिर सभी की नज़र पिंकी पर पड़ती है। उसकी पैर की हालत देखकर सभी दंग रह जाते हैं। विनीता तो दौड़कर पिंकी को गले से लगा लेती है और प्यार से कहते हुए बोलती है, मेरी प्यारी बिटिया अब अपनी ताई जी के पास आ गई है। अब मेरी प्यारी सी गुड़िया जल्दी से ठीक हो जाएगी। और पिंकी भी हंसकर विनीता के गले लग जाती है। यह सब नज़ारा देखकर श्याम प्रकाश जी और दुर्गा जी भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, भगवान ऐसे ही हमारे बच्चों को सद्बुद्धि देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।